शंकराचार्य की उपाधि है। यह कोई एक छोटी उपाधि नहीं है, यह एक बहुत बड़ी उपाधि है और उसके लिए कई चरण पार करने के बाद वो उपाधि मिलती है। तो इस तरह से लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी न्यूज़ चैनल पर अभी देख रहे थे कि सपा के अध्यक्ष जी कुछ वहां पर अपना वक्तव्य दिए, कांग्रेस के लोग भी अपना वक्तव्य दिए, आम आदमी पार्टी के भी लोग अपना वक्तव्य दिए। तो मेरा ये मानना है कि इन वक्तव्यों को देने के बाद वो लोग इसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है। वहां पर एक आस्था की डुबकी लगाई जाती है, न कि वहां पर कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब है। तो वहां पर सब लोग जाते हैं, चाहे जितने भी जनमानस हैं, सब लोग वहां पहुंचते हैं, डुबकी लगाते हैं, चले आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंदन सिंह चौहान जी से हम बात करने जा रहे हैं और जानेंगे जिस तरह से इनके समाज में प्रताड़ित करने के लिए लोगों का प्रलोभन देना लगातार ये चलता है राजनीतियों में। इसी बात को जानने के लिए आज चंदन चौहान जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और चैनल को जितने भाई हमारे लोग देख रहे हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। परिचय की कड़ी में नाम पड़ेगा चंदन सिंह चौहान। मैं पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। सर, ये जो पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी आप बनाए हैं, इसका कारण क्या है? पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी भारत के जो मूल निवासी हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय, उनको सम्मान, उनको अधिकार नहीं मिला तो हमको राजनीति में आना पड़ा और उनके लिए मैं उनके सम्मान के लिए और उनके अधिकार के लिए मैं पार्टी का गठन किया हूँ। सुनने में आया है कि आप भाजपा से गठबंधन किए हुए हैं, फिर भी आपके समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रताड़ित की जा रही है आपके समाज? हमारे समाज के लोगों को पहले प्रताड़ित किया जाता था जब मैं पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं था। तब जब से भारतीय जनता पार्टी का मैं सहयोगी दल हूँ, तब से मैं अपने समाज के साथ, जो हमारे साथ में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी से जुड़े हैं, मैं उनके सम्मान के लिए, मैं उनके अधिकार के लिए हमेशा मैं लड़ने का काम करता हूं और उनको न्याय दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समाज के ऊपर किसी तरह का कोई शोषण नहीं हो रहा। तो आज जो संदेश देने के लिए शिवरामपुर में आपने कार्यक्रम रखा है, उसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, 2027 का चुनाव सर पर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हूँ। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हैं, सभी लोगों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। उनकी एक ताकत मैं बनाने का काम कर रहा हूं कि हम सभी लोग एकजुट हो जाएं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग अपने सम्मान को, अपने अधिकार को पाने का काम करें। इसलिए आज मैं जन अधिकार सम्मेलन शिवरामपुर के धरती विधानसभा अजगरा में मैं किया हूँ। लेकिन सर, जिस तरह से आप अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, लगता है कि 2027 में आपके पार्टी को भाजपा टिकट देगी? बिल्कुल, हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है और सरकार का गठन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमारे चौहान समाज के लोगों को खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता दिन रात संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, सभी चुनाव में हमारे लोगों ने मिल करके जम करके काम करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं से कोई कोर कसोर ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि चौहान समाज के साथ जिस भी जाति के लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, पार्टी से जुड़े हैं, उनको सम्मान देने में किसी तरह का कोई कोताही नहीं करेंगे। अगर मौका मिला तो क्या अपने समाज के लोगों को टिकट दे करके लड़ाएंगे चुनाव? देखिए, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के साथ सर समाज के लोग हैं। जाति की भागीदारी के अनुसार हमारे पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी जो है, कमेटी में हमारे 22 जाति के नेता हैं और हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। वो बैठ करके तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हम लोग हैं, हमको कहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट दे रहे हैं, वहां पर किस जाति की क्या भागीदारी है, उस जाति की संख्या क्या है, संख्या को देखते हुए और हमारे कोर कमेटी जो भी निर्णय लेगी वह हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी और जनपद के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के बीच से ही
से ही टिकट देने का काम किया जाएगा। टिकट मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, टिकट मैं अपने हाथ से किसी को नहीं दूंगा, उसमें कोई किसी तरह का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे, इच्छा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं मिलकर के चुनाव लड़ूंगा। 4 से 4 सीट पर मैं लड़ूंगा। जीत हार 4 से 4 सीट पर पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी की है, इसलिए मैं मिलकर के मैं चुनाव लड़ने का काम करूंगा। मैं कमलेश मिश्रा पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूं। पेशे से तो मैं एक शिक्षक हूं और पिछले 20 सालों से मैं शिक्षा जगत में दीपक जलाने की कोशिश कर रहा हूं, शिक्षा रूपी दीपक जलाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मंच पर आदरणीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हुई और वहां पर मैं अध्यक्ष जी की बातों को बड़े गहराई से सुन रहा था, तो मुझे यही लगा कि नहीं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में, क्योंकि ऐसे लोग ही जो इतनी सादगी के साथ हैं, यही लोग समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि आप जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ मंच साझा करते हैं और आप जो समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप लेकर चलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, धर्म जाति सबसे ऊपर आप धर्म की बात कर ही दिए हैं, तो प्रयागराज में जो हिंदुस्तान के 4 पीठाधीश जो शंकराचार्य हैं, आदित्यनाथ योगी जी ऐसी बात कौन सी कर दिए जिससे कि सारे शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं? क्या लगता है कि दोनों में सुलह हो जाएगा? देखिए, एक्चुअल में वहाँ पर क्या हुआ वो मैटर तो उन दोनों लोगों के बीच की बात है, क्योंकि जहाँ तक वहाँ पर पीठाधीश्वरों की बात है, कुछ न कुछ चीज़ें तो हुई होंगी जिसकी वजह से उनको बुरा लगा, लेकिन किस वजह से उन्होंने ऐसा बोला ये अभी हम जानते नहीं, अभी उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी वहाँ पर अपने शब्द को यूज़ किया हुआ है, वो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई राज है, क्योंकि ऐसे वो बोल नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को बोलने में वो बड़ी सतर्कता बरतते हैं। लेकिन अगर कुछ उन्होंने कहा तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, हम लोग कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी से माफी मांग लेना चाहिए? देखिए, माफी अलग चीज है, कोई कारण हो, कोई गलतियां हो तब माफी मांगी जाती है। अगर वहां पर गलतियां नहीं है तब माफी वो नहीं मांग सकते। अगर उन्होंने गलती किया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर कुछ मतभेद हो, लेकिन अगर कहीं गलतियां हुई होंगी तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी मार्कशीट तो दिखा नहीं पाए कि ओरिजिनल है कहाँ, तो शंकराचार्य को कैसे कह सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नकली है? एक्चुअल में जो भी शंकराचार्य की उपाधि है, यह कोई एक छोटी उपाधि नहीं है, यह एक बहुत बड़ी उपाधि है और उसके लिए कई चरण पार करने के बाद वो उपाधि मिलती है। तो इस तरह से लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी न्यूज़ चैनल पर अभी देख रहे थे कि सपा के अध्यक्ष जी कुछ वहां पर अपना वक्तव्य दिए, कांग्रेस के लोग भी अपना वक्तव्य दिए, आम आदमी पार्टी के भी लोग अपना वक्तव्य दिए। तो मेरा ये मानना है कि इन वक्तव्यों को देने के बाद वो लोग इसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है। वहां पर एक आस्था की डुबकी लगाई जाती है, न कि वहां पर कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब है। तो वहां पर सब लोग जाते हैं, चाहे जितने भी जनमानस हैं, सब लोग वहां पहुंचते हैं, डुबकी लगाते हैं, चले आते हैं। पता शंकराचार्य क्या कर दिए? स्नान करने जा रहे थे ना, अब वहां हाँ बिल्कुल, अब इस चीज को वहां पर जानने की जरूरत है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। क्योंकि पहले भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी पहले भी इस तरह से चीजें उनके और योगी जी के बीच में हुई हैं, लेकिन अब उसके पीछे क्या राज है अभी हमें पता नहीं है इसके बारे में। और अच्छा की बात करने वाले शंकराचार्य जी ने बस यही कहा था कि पिछले महाकुंभ मेले में इतनी मौतें हुई, इसकी क्या गणना की गई, उसका पता नहीं चला। उन लाशों को कुत्ते नोचे उसे नदी के किनारे, इसी बात को नाराजगी आदित्यनाथ योगी जी को चल रही है। उसी का दुश्मनी निकालने के लिए कहा जाए तो वही क्या बात निकल के आ रही है? क्या उसी बात को लेकर के वो नाराज चल रहे हैं? जहां तक महाकुंभ की बात है, महाकुंभ में इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, इतने सारे मीडिया प्रभारी लोग थे वहां पर। अगर ऐसी चीजें हुई होती तो निश्चित तौर पर ये मीडिया में आई होती।
आप भी देख रहे होंगे, हम लोग भी गए थे वहाँ महाकुंभ में, लेकिन इस तरह की चीजें हम भी गए थे वहाँ पर, कहीं इस तरह की कोई गंदगी हमें दिखी नहीं। नहीं, गंदगी की और बात नहीं सर, लाशों की बात कर रहा हूँ। और लाशों की बात जहां तक है, अगर लाशें उठती तो वहां पर ऐसा नहीं कि मीडिया के लोग नहीं थे, मीडिया के लोग छोड़ते नहीं, क्योंकि इनका काम ही है। मीडिया वालों को तो आप लोग तो बांध कर रखे थे, तो कहां से जाएंगे? जिस तरह से अगर दिखा भी रही थी चैनल, बड़े चैनल, तो उनको तो आप अपने गिरफ्त में ले लिए थे, नहीं दिखाना नहीं दिखाना, तो फिर जबरी कैसे दिखाएंगे? ऐसा कहीं नहीं होता कि चौथा स्तंभ को तो आप रोक रहे हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। जहां तक मुझे पता है कि मीडिया एक हटी हुई, पूरी तरह से फ्री जगह है, जहां पर किसी का कोई भी चलता नहीं है बस, क्योंकि मीडिया हर एक चीज को दिखाने के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई प्रशासन ये कह रहा है कि आप नहीं आ सकते, आपको ये चीज नहीं दिखानी है, मीडिया स्वतंत्र है, क्योंकि जब जनमानस पहुंच जा रहा है तो मीडिया कैसे नहीं पहुंचेगी? हर एक लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, कहीं से कोई भी रिकॉर्ड करके भेज देता, लेकिन आप भी देखोगे न्यूज चैनल पर कहीं भी कोई भी चीज नहीं दिखाई देती। अभी सर वही शंकराचार्य के शिष्यों को बोट से मारा गया, चोटियां खींची गई, क्या कितना बड़ा अपमान किए हैं अगर ऐसा वहाँ के कुछ है प्रशासन तो ने? बहुत गलत हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो इसी बात की माफी मांगना चाहते हैं ना? अगर ऐसा कुछ हुआ है, हाँ। प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी गलती करी गई है, तो निश्चित तौर पर वहां पर उनको माफी मांगनी चाहिए।